A very good afternoon, class. My name is Sonia and I am from Career Launcher. Today we all are going to discuss the topic ratios, the very basic and the very important topic from your exam point of view. In the quantitative aptitude, we have two topics, ratios and percentages. These two topics are the base of the whole quantitative aptitude. If you work on these two topics, then the quants seems very easy for you all, right? So today we are going to start with the topic ratios. So let's start with it. Firstly, the ratios होता क्या है, किस फॉर्म में रेशियोज होती है? हम लोग बहुत कॉमनली जो है ये वर्ड रेशियोज जो है वो ये यूज करते हैं, राइट? रेशियोज जो है बेटा वो हमेशा किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म A:B. रेशियोज हमेशा फॉर्म में होती है इन द फॉर्म A:B. करेक्ट? नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई वी यूज रेशियोज. हम रेशियोज को जो है वो यूज क्यों करते हैं? वेरी सिंपल आंसर, बेसिकली फॉर कंपैरिजन. जब भी बेटा मुझे दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में कंपेयर करना होता है तो दैट मीन्स उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? रेशियोज यूज़ करेंगे. नाउ कंपैरिजन किस तरह की चीज़ों में होता है? जिनका बेस सेम होता है. अगर बेस सेम है बेटा तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, अगर बेस सेम नहीं है तो कंपैरिजन नहीं हो सकता. इसको एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट अस सपोज मैं आपको कहती हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट 10 kg एप्पल्स. एक साइड पे आई एम टॉकिंग अबाउट 10 kg एप्पल्स एंड दूसरी साइड पे आई एम टॉकिंग अबाउट 100 रुपीज. क्या मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करके रेशो ले सकती हूँ? 10:100, दैट इज 1:10. क्या ये पॉसिबल है? ऑब्वियसली ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है. द रीजन बीइंग, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, द रेशियोज मस्ट बी कंपेरेबल. ये जो है मैं रेशियोज तभी ले सकती हूँ जब दो क्वांटिटीज आपस में कंपेरेबल हैं. एक साइड पे आई एम टॉकिंग अबाउट वेट 10 kg, दूसरी साइड पे आई एम टॉकिंग अबाउट मनी, रुपीज. करेक्ट? तो यहाँ पे ये दोनों आपस में कंपेरेबल नहीं है तो इन दोनों का रेशियो नहीं लिया जा सकता. ऑन दी अदर हैंड बेटा, अगर मैं आप लोगों को कहती हूँ 10 kg एप्पल्स एंड 20 kg oranges, 10 kg apples and 20 kg oranges, तो बेटा इस केस में हम रेशियो ले सकते हैं. द रीजन बीइंग ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं ये कंपेरेबल हैं, इनका बेस सेम है. यहाँ पे भी जो है वो हम बात कर रहे हैं 10 kg वेट की, यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं 20 kg वेट की. तो यहाँ पे रेशियो लिया जा सकता है. 10:20 comes out to be 1:2. 1:2, so that becomes correct. So I hope बेटा यहाँ पे आपको रेशियोज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा. तो हमने अभी तक क्या सीखा? रेशियोज मीन्स कंपैरिजन एंड कंपैरिजन अमंग सेम बेस अमंग कंपेरेबल क्वांटिटीज, राइट? तो चलिए बेटा इसी कॉन्सेप्ट को आगे जो है वो फर्दर यूज करते हैं एंड फर्दर यूज करते हैं विद एन एग्जाम्पल. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल बेटा. लेट्स टॉक अबाउट अ क्लास. मान लीजिए हम एक क्लास की बात करते हैं कि लेट अस सपोज एक क्लास में देयर आर 90 स्टूडेंट्स. एक क्लास में 90 स्टूडेंट्स हैं एंड आउट ऑफ 90 स्टूडेंट्स उस क्लास में 50 बॉयज हैं एंड 40 गर्ल्स हैं. उस क्लास में 50 बॉयज हैं एंड 40 गर्ल्स हैं. नाउ अब हम बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो ले सकते हैं क्योंकि अगेन क्वांटिटीज कंपेरेबल हैं. तो दैट मीन्स 50:40. तो हमारे पास क्लास में बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशो क्या आ गया? 5:4. अब एक क्लास में बेटा बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशो आया है 5:4. अब इस रेशो को लेके जो है वो हम अपनी आगे जो है वो डिस्कशन करते हैं, राइट? अब वो डिस्कशन से हमें रेशियोज के बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स हैं जो समझ में आएंगे. सबसे पहला, अगर मैं कहती हूँ कि एक क्लास में बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो है 5:4, तो क्या बेटा मैं इससे ये कह सकती हूँ कि एक क्लास में 5 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स हैं? क्या ये करेक्ट होगा? ऑलवेज करेक्ट होगा? नो. करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है? यस.
एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर मैं कह रही हूँ कि बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो है 5:4, तो दैट डजंट मीन्स कि इट इज नेसेसरी दैट देयर आर 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स. What it means is that there is a possibility that there are 5 boys and 4 girls, and what can we conclude from this statement? We can conclude that first, number of boys are more than number of girls, because boys is to girls का ratio है 5:4. पहला हमारे पास conclusion आया, number of boys must be more than number of girls. अब अगर हम सेकेंड कंक्लूजन की बात करें बेटा, तो सेकेंड कंक्लूजन हमारे पास क्या आएगा? सेकेंड कंक्लूजन हमारे पास आएगा दैट आफ्टर एवरी 5 बॉयज देयर आर 4 गर्ल्स. हर 5 लड़कों के पीछे 4 लड़कियां हैं. तो इसका जो करेक्ट कंक्लूजन है वो क्या है? दैट इफ देयर आर 5 बॉयज, 5x बॉयज इन द क्लास, देन देयर मस्ट बी 4x गर्ल्स इन द क्लास. और x जो है बेटा वो किसी भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर सकता है. x could be anything, 1 2 3 4 anything, right? So the correct conclusion is that if there are 5x boys, then there must be 4x girls, where x is the common multiple, right everybody? अब इसी के साथ हम कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करेंगे जिससे आपको रेशियोज का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा. स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट, let us suppose if I say that in a class the ratio of boys is to girls is 5:4. Boys and girls का जो ratio है वो है 5:4, and we are also given that the total number of students in the class is 135. Total number of students in the class is 135, and we need to find out number of boys and number of girls in the class. It is possible to find out number of boys and girls in the class. How can we find out? See, if we need to find out the number of boys in the class, what is the ratio of boys? Boys ratio is 5. It must be divided by total ratio, that is 5 plus 4, 9, and multiplied with total number of students, that is 135. So by doing this, we'll get the number of boys. That comes out to be 75. So number of boys in the class is 75 out of 135, and we can find out number of girls as well. Total number of students are 135 and number of boys are 75. So we can find out the number of girls from this concept. That comes out to be right, that comes out to be 60. And another method to find out the number of girls is again the same method. That comes out to be 4 by 9 of 135. So that comes out to be 15 into 4 is 60. So that means if we are given with the ratios and we know the total quantities, then we can find out the particular quantities of boys and girls. This was our first concept, and I hope this concept is clear to all of you, right? Now moving towards second concept, let's move towards second concept. The second concept is, let us suppose if we are given that the ratio of boys is to girls in the class is 5:4, but we are not given with the total number of students in the class. We don't know the total number of students in the class, but what we are given is that the number of boys in the class is 35. Number of boys in the class is 35, and we need to find out number of girls in the class. That what would be the number of girls in the class, right? So we can find out the number of girls using this data. Yes, we can find out. Number of boys is 35, and here what is the number of boys? The ratio of boys is 5, so that means number of boys must be 5x. So 5x equals to 35. X comes out to be 7. X is 7. We need to find out number of girls. Number of girls, that would be easy to find out number of girls, because number of girls as per the ratio is 4x, and here we substitute the value of x as 7. So that comes out to be 4 into 7, that is 28. So that means if there are 35 boys in the class,
and the ratio of boys is to girls is 5:4, then the number of girls must be 28. So this was our second concept, from which what we come to know is that if we are given with the ratios and one quantity is given to us, then we can find out the other quantity as well as the total quantity. Right everybody? Moving towards the third concept. Now the third concept is, let us suppose हमें कोई भी exact quantity given नहीं है. हमें given क्या है बेटा? हमें given है that boys is to girls का जो ratio है वो है 5:4. Now in that case मुझे नहीं पता क्लास में total number of students कितने हैं, मुझे नहीं पता number of boys कितने हैं, मुझे नहीं पता number of girls कितनी हैं. मुझे सिर्फ given क्या है, इन दोनों का आपस में comparison. I am given that the difference between number of boys and girls is 5. Boys and girls में जो difference है वो है 5 का, और मुझे find करना है कि class में total number of students जो हैं वो कितने होंगे. ये point समझ में आया? अब देखिए, मुझे पता है number of boys according to the ratios है 5x, number of girls है 4x, और इन दोनों का आपस में डिफरेंस 5x माइनस 4x जो है वो किसके इक्वल है, वो है 5 के इक्वल. सो फ्रॉम हियर आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ x विच कम्स आउट टू बी 5. What I need to find out is total number of students. Total number of students means number of boys plus number of girls, which is 5x plus 4x. That comes out to be 9x, and we know that the value of x is 5. So total number of students in the class is 45. Right everybody? So I hope everyone that you all are clear with the basic concept of ratio. This is the very basic concept of ratios, in which we come to know how to use the ratios when different situations are given. Right everybody? So I hope beta आप सभी के पास जो है वो worksheets हैं. I suggest you all to download the worksheet of ratios from your portal, because आगे की जो क्लास है वो हम worksheets को जो है वो parallelly solve करेंगे. So that would be easy if you are following the worksheet as well, right? इसी concept के साथ बेटा जो हमारी worksheet है, worksheet का first question जो है वो हम बहुत easily solve कर सकते हैं. अब obviously बेटा my suggestion to all of you is, जब भी मैं आप लोगों को कोई question solve करने को देती हूँ, what you people need to do is to just pause the video. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एंड देन अगेन वीडियो को रिज्यूम करके अपना क्वेश्चन टैली कीजिए कि जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है वो करेक्ट मेथड से सॉल्व किया है या नहीं किया है. करेक्ट? सो यू ऑल नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम योर वर्कशीट. Yeah, so the first question is very easy question, that if rupees 125 is divided into 4 parts proportional to 5:4:9:7, then we need to find out the biggest part. That the ratio is 5:4:9:7, and I need to find out the biggest part, and it is very clear from the figures that the biggest part must be of 9. So we need to find out this value only, right? What would be the value? 9 divided by total ratio, 5 plus 4 9, 9 plus 9 18, 18 plus 7 25, and the total amount is 125. So the biggest part must be of 45 rupees. So that means our answer is option B, first question. Right everybody? I hope everybody is clear with this concept. Right? Very good everyone. So now we are going to do some basic types of ratios, कि आपको एग्जाम में किस टाइप के जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने को पूछे जा सकते हैं, एंड उन क्वेश्चंस को सॉल्व तो आई गेस आप लोग सब कर सकते हो, बट उन क्वेश्चन को इजीली शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग अब सीखेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू डू द 3 टाइप्स ऑफ रेशियोज. बेसिकली द 3 टाइप्स, starting with the very first type. In the first type, now let us suppose if the ratio is given in the fractions. Let us suppose हमें given है that a is to b is 1/3 is to 1/5.
अब मान लीजिए बेटा हमें कोई रेशो जो है वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में गिवन है, करेक्ट। अब अगर मुझे कोई रेशो फ्रैक्शंस की फॉर्म में बेटा गिवन है तो ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन गिवन होगा, इसके साथ मुझे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर मैं फ्रैक्शंस को यूज करके ही क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो बेटा आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो तो सॉल्व हो जाएगा, फॉर श्योर वो सॉल्व हो जाएगा, बट अगर आप यूजिंग फ्रैक्शन वो क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा। तो मेरा जो है वो मेन मोटिव क्या है, मेरा मेन मोटिव है कि मुझे जो है वो कैलकुलेटिव नहीं करना क्वेश्चन को, मुझे कम से कम कैलकुलेशन के साथ एक्यूरेट आंसर जो है वो लेकर आना है। तो वो देखिए कैसे आएगा, जब भी बेटा आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें जो रेशियो है वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में गिवन हो, तो आपका क्वेश्चन को छोड़ के सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि जो भी रेशियो बेटा आपको फ्रैक्शंस की फॉर्म में गिवन है आपको उसको जो है वो कन्वर्ट करना है इंटीजर की फॉर्म में। और इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो है वो हमारा जो है मोटिव क्या है, कैलकुलेशंस इजी करना, राइट। अब फ्रैक्शंस को हम इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड होता है। हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वांटिटी आपको डिनोमिनेटर में गिवन होती है उसका हम लेंगे LCM, विल टेक द LCM ऑफ द डिनोमिनेटर, एंड आई होप सभी को LCM लेना आता है, राइट। सो इफ आई टेक द LCM ऑफ 3 and 5, 3 and 5 LCM इज 15, वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, 15 हमारे पास LCM आ गया, जो भी LCM आया उससे मल्टीप्लाई करके हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 15 से जब हमने मल्टीप्लाई किया 15/3 रेशो 15/5, तो हमारे पास जो है वो इंटीजर फॉर्म में रेशो क्या बन गई, 5:3, राइट एवरीवन। तो यहाँ से वो हम लोगों ने क्या सीखा, यहाँ से हम लोगों ने सीखा कि हम जो है वो किस तरह से जो अपनी रेशो है अगर फ्रैक्शंस में गिवन हो तो उसको इंटीजर में किस तरह से कर सकते हैं, बाय टेकिंग द LCM ऑफ द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाइड विद द LCM, राइट एवरीबडी। I hope this first type is clear to all of you, right? Now moving towards the next type, and that is a kind of important type. Now moving towards type 2. Now let us suppose beta if we are given with that A:B is 2:3, A:B की वैल्यू हमें गिवन है 2:3 and B:C की वैल्यू हमें गिवन है 4:5, A:B is 2:3, B:C is 4:5। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, A रेशो B रेशो C, आई नीड टू फाइंड आउट A:B:C। अब A:B की वैल्यू है 2:3 एंड B:C की वैल्यू है 4:5, and I need to find out A:B:C. There are two methods to solve this question, but obviously I am going to discuss the shortcut method only, right? अब देखिए वो मेथड क्या है, फर्स्ट रो में बेटा मेरे पास जो है वो C की वैल्यू अननोन है, सेकेंड रो में बेटा मेरे पास क्या है, मेरे पास A की वैल्यू जो है वो अननोन है, राइट। अब ये जो दोनों वैल्यूज मिसिंग है मुझे इसको फिल करना है तभी मेरा आंसर आ सकता है। अब ये जो दोनों मिसिंग वैल्यूज है बेटा इसमें हम कौन सी वैल्यूज फिल करेंगे, इनके एडजेसेंट वैल्यूज, जैसे C के एडजेसेंट यहाँ पे कौन सी वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हम क्या फिल कर सकते हैं 3। सेकेंड केस में A की वैल्यू अननोन है, A के एडजेसेंट कौन सी वैल्यू है 4, तो यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे 4, राइट। सारी वैल्यूज कंप्लीट हो गई। अब वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरह से, 3 into 5 is 15, B की दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 4 is 12, A की दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 4 is 8। तो दैट मीन्स बेटा हमारे पास जो है वो A रेशो B रेशो C क्या बन गया, 8:12:15। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा यहां तक सभी को। अब इसी तरह से बेटा जो है वो हम इस कॉन्सेप्ट को जो है वो फर्दर जो है वो यूज कर सकते हैं। किस तरह से, लेट अस सपोज इसमें तो हमें ABC की ही बात की गई थी। नाउ लेट अस सपोज अगर मेरे पास कुछ ऐसा आ जाए दैट मुझे गिवन है A:B is 4:5, B:C is 2:3, C:D is
5:2, let us suppose 1. D/E is, let it be 1:3. ये मुझे गिवन है दैट A/B, B/C, C/D, D/E की वैल्यू ये है. अब इस केस में अगर मुझसे A/B/C/D/E पूछा जाएगा तो बेटा ऑब्वियस है मुझे यही वाला सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट. बट लेट अस सपोज इस केस में मुझसे ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है. इस केस में जो है वो मुझसे सिर्फ पूछा गया है कि A/E का रेशो क्या होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है. व्हाट विल बी द रेशो ऑफ A/E, करेक्ट. अब देखिए A/E का रेशो बेटा हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर मैं इस वाले मेथड से जाऊंगी तो जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा. द रीजन बीइंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और शॉर्टकट मेथड भी है जब हमें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का रेशो पूछा हो. वो क्या है देखिए, मुझे वैल्यू गिवन है A/B की, B/C की, C/D की एंड D/E की. इन सभी को अगर बेटा मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो एक चीज देखिए, B से B कैंसिल होगा, C से C कैंसिल होगा, D से D कैंसिल होगा, तो रेशो किसकी आ जाएगी, A/E की. तो यही सेम मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करें. A/B इज 4/5, B/C इज 2/3, C/D इज 5/1 एंड D/E इज 1/3. अब जब हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो A/E, A/E की जो रेशो है वो क्या बनेगी, 8:9. देखिए बहुत इजीली हमारे पास आंसर आ गया. A/E की रेशो 8:9. तो जब भी आपको फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू का रेशो पूछा हो तो डायरेक्ट हम इस तरह से जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आई होप सेकेंड कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा आप सभी को, राइट. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट. दिस is, let us suppose beta, if you are given something like this, that half times the share of A, 1/3 times the share of B and 1/4 times the share of C all are equal. Half the share of A, 1/3 the share of B, 1/4 the share of E. All these values are equal and you need to find out A/B/C. This is your question. Now what is the best method to solve this question is, if all the values are equal, we know अगर सारी की सारी values आपस में equal हैं तो that means इसमें कुछ तो common होगा तभी ये equal हैं. So let us suppose कि ये सारी की सारी values जो हैं वो किसी common constant, let it be m के equal हैं, राइट. तो बेटा अब देखिए यहाँ से मैं A, B एंड C की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m फाइंड आउट कर सकती हूँ. हाफ ऑफ A m के इक्वल है तो A की वैल्यू मस्ट बी 2m. सिमिलरली 1/3 ऑफ B इज इक्वल टू m, B की वैल्यू मस्ट बी 3m एंड 1/4 C इज इक्वल टू m, C की वैल्यू 4m. और यहाँ से हम इनका रेशियो ले लेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 2:3:4. So if all the values are equal, take it to equal to some constant and then find the value of A, B and C in terms of that constant and then find its ratio, right. अब इसका जो है वो क्वेश्चन का एक और मेथड है. इस क्वेश्चन को जो है वो मैं एक और फर्दर शॉर्टकट मेथड से कर सकती हूँ. वो डायरेक्ट वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दो. Half of A equals to 1/3 of B equals to 1/4 of C. I need to find out A/B/C. A की वैल्यू है 1/2. इसका रेसिप्रोकल इज B की 1/3, 1/3 का रेसिप्रोकल इज 3. C की 1/4, 1/4 का रेसिप्रोकल इज 4. तो हमारे पास रेशियो क्या होता है 4. तो यहाँ पे हमारा शॉर्टकट क्या आ गया कि डायरेक्ट वैल्यूज को जो है वो रेसिप्रोकल कर सकते हैं, राइट एवरीबॉडी. ये पॉइंट समझ में आया बच्चे सभी को, ठीक. अब इसी के साथ जो है वो एक कॉन्सेप्ट हम और समझेंगे रेशियोज का. बेटा हमारे पास क्या है, नाउ लेट अस सपोज, लेट्स टॉक अबाउट अ सर्कल, कि हम दो सर्कल्स की बात करते हैं. उन दो
रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, वो हमें रेशियो में गिवन है, लेट इट बी 3:4, और मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंसेस एंड व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए इस केस में क्वेश्चन को इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वी जस्ट नीड टू नो अबाउट द फॉर्मूलाज। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला हमें पता है, होता है 2πr, सो दैट मीन्स 2πr1 रेशियो 2πr2। अब इन दिस केस वी नो जो 2 कांस्टेंट है, तो दैट मीन्स कांस्टेंट को अगर लिमिट कर दिया तो r1:r2, तो दैट मीन्स ये चीज क्लियर हो गई कि जो रेशियो रेडियस का है वही रेशियो सर्कमफ्रेंस का भी होगा, दैट इज 3:4, राइट। अब इसी तरह से अगर हम एरिया की बात करें, एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला रहता है πr²। पाई इज अगेन कांस्टेंट, सो वी आर लेफ्ट विद r1² = r2², r1² 3² 9, r2² 4² 16, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा 9:16। तो दैट मीन्स बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को भी जो है वो हम रेशियोज के बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर एवरीबडी? सो बेटा यहां तक हमारा जो है वो रेशियोज का बेसिक कॉन्सेप्ट था, आई होप सभी को क्लियर होगा, राइट। तो चलिए अगेन वर्कशीट की तरफ मूव करते हैं। अब इसके जो मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको करवाए हैं, इसके बेसिस पे यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। ये 4 क्वेश्चंस जो हैं ये आप लोग इजीली ट्राई कर सकते हो, बिकॉज इसके कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। सो व्हाट यू आर गोना डू नाउ, पॉज द वीडियो, ट्राई द क्वेश्चंस एंड देन अगेन रिज्यूम द वीडियो एंड see the solutions, right? So I am going to start with the question number 2. All right, in question number 2 it is given that if rupees 195 is divided in the ratio 1/2 is to 1/3 is to 1/4, then we need to find largest part. We need to find out what is the largest part. Now see, अभी हमने डिस्कस किया कि हम जो है वो फ्रैक्शंस को किस तरह से इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। तो दैट मीन्स हम इस केस में एलसीएम किसका लेंगे 2, 3 एंड 4। द एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 कम्स आउट टू बी 12। सो 12 से हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, विच मीन्स 12/2 रेशियो 12/3 रेशियो 12/4, right everyone? So the ratio here comes out to be 6:4:3. We need to find out the largest part. Largest part must be of A. So we need to find out the A's share. That comes out to be 6/13 and the total amount is 195. So from here the largest amount is of 90 rupees. So that means we come out with the answer as A option, second A option. Clear everyone? I hope clear hai? Now third one. In the third question, rupees 1030 is divided among A, B, C and D in such a way that A is to B is 4:5, B is to C is 3:5 and C is to D is 3:2. Who will get the maximum amount? I need to tell that among A, B, C and D who will get the maximum amount. So how we can solve this question? We need to find out the ratio of A is to B is to C is to D. Correct? A is to B is 4:5, B is to C is 3:5, C is to D is 3:2. Now as हम देख सकते हैं फर्स्ट रो में C एंड D अननोन है, सेकेंड में A एंड D की वैल्यू अननोन है, थर्ड में A एंड B की वैल्यू अननोन है।
तो नाउ इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडजेसेंट वैल्यूज फिल करेंगे. C की वैल्यू कम्स आउट टू बी 5. सिमिलरली D comes out to be 5 as well. A comes out to be 3. D comes out to be 5. In the third row, B comes out to be 3 and A also comes out to be 3. Now we'll multiply all these values. 50, 75, 45, 36. So the ratio comes out to be 36 is to 45 is to 75 is to 50. And from this ratio we can tell who will get the maximum amount. The one with the 75x, that is C. So to the third question is option C, that is C will get the maximum amount. Right everybody, I hope third question is also clear. Correct? Next, moving towards question number 4th and 5th. Now, number 4, it is given that 7800 is divided among A, B and C at 2 times the share of A, 2 times the share of A, 3 times the share of B and 4 times the share of C are equal. Find the share. And we have done in the type 3 that if the values are equal, how to find out the ratio? We can directly reciprocal the values. 2 will become 1 by 2, 3 1 by 3, 4 1 by 4. So the ratio comes out to be 1 by 2 by 3 is to 1 by 4. So we'll take the LCM of 2, 3 and 4, that comes out to be 12. We'll multiply it with the 12, 12 by 2 6, 12 by 3 4, 12 by 4 3. So the ratio comes out to be again 6 is to 4 is to 3. And we need to find out the largest part, which is clearly of A's share. So A's share comes out to be 6 by 13 and the total amount is 7800. So answer here comes out to be 3600. So the answer to the question number 4 is 3600, that is option B. Right? Next, moving towards question number 5th. In 5th question, we are given that A by 2, B by 3, C by 4 all are equal to 2A minus 3B plus 5C divided by K. And we need to find the value of K. So what we are going to do here is that if the values are equal, we'll consider it equal to some constant. Let it be M. So A by 2, B by 3 and C by 4 की वैल्यू हमने M के इक्वल ले ली. अब यहाँ से हम A, B, C की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ M फाइंड आउट कर सकते हैं. A comes out to be 2M, B 3M, C 4M. राइट? अब ये हमारे पास जो है वो A, B and C की वैल्यूज आ गई. अब हम क्या करेंगे, ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. इस पूरे को हमने इक्वल लिया था m के, तो इस पूरे की जगह पे क्या लिख देंगे, m, which comes out to be 2a minus 3b plus 5c. A is 2m minus 3b is 3m plus 5c, c is 4m divided by k. So here it comes out to be 4m minus 9m plus 20m by k. So from here we'll get the value of k, that comes out 15. So k comes out 15. So that answer to the question number 5th is option A, 15. Right everyone? I hope बच्चा आप सभी को जो है वो first 5 questions जो हैं वो clear होंगे. Right? Next बच्चा we are going to move on the another questions based on the statement problems.
कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो स्टेटमेंट बेसिस के किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बेटा जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो होते हैं एजेस वाले क्वेश्चन. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एजेस वाले क्वेश्चंस, राइट. अब इस केस में एजेस वाले क्वेश्चंस में बेटा एक चीज जो है वो हमेशा याद रखिएगा. वो आपको क्या याद रखना है, दैट ऑब्वियसली जब हम अपनी लोअर क्लासेस में एजेस वाले क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो 2 वेरिएबल ले लेते थे एक्स एंड वाई, इक्वेशन बनाते थे, क्वेश्चन को सॉल्व करते थे. बट जब भी हम 2 वेरिएबल लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, राइट. तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी है कि एजेस वाले क्वेश्चन को अगर मैं एक सिंगल वेरिएबल के साथ सॉल्व करूं तो वो क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटिव कम रहता है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6. पढ़िए जरा बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम योर वर्कशीट. राइट, क्वेश्चन पढ़ा सभी ने. क्वेश्चन में आपको जो है वो क्या कहा गया है, दैट द एज ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो 5:6. आफ्टर 7 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम्स 6:7. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, राइट. तो अब देखिए 6th क्वेश्चन को जो है वो हमें कैसे फाइंड आउट करना है. अब इस केस में अगेन सिंगल वेरिएबल के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. हमें ए एंड बी प्रेजेंट एज गिवन है, वो किस रेशियो में गिवन है, 5. प्रेजेंट एज है बेटा वो हो जाएगी 5x. बी की जो प्रेजेंट एज है वो हो जाएगी 6x. क्वेश्चन में कहा गया है आफ्टर 7 years. अब एक चीज सोचिए, आफ्टर 7 years 7 साल बाद, 7 साल बाद किसी की भी एज पे क्या इफेक्ट पड़ता है. लेट अस सपोज मैं अपनी बात करती हूँ. टुडे आई एम 20 years old, देन आफ्टर 7 years आई विल बी 20 plus 7 that is 27 years old, right. So that means after 7 years का मतलब है कि उस पर्सन की प्रेजेंट एज में 7 years ऐड हो जाएंगे. So after 7 years A की एज हो जाएगी x plus 7 and B की एज हो जाएगी 6x plus 7 and A and B की एजेस का जो रेशियो है आफ्टर 7 years वो हमें गिवन है 6:7. तो यहां से बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और अगर x की वैल्यू आ गई तो a एंड b की प्रेजेंट एज भी आ जाएगी. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 35x plus 49 is equals to 36x plus 42. So x comes out to be 49 minus 42 is 7. X comes out to be 7. So a's present age must be 5 into 7 that is 35 and B's present age must be 6 into 7 that is 42. So the present age of A and B comes out to be 35 years and 42 years. That means option B. Right everyone? Clear? So now try question number 7 from your worksheet. Question number 7 worksheet. क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, द एज ऑफ फादर वॉज 5 times द एज ऑफ सन अगो एंड इट विल बी 3 times द एज ऑफ सन आफ्टर 2 years. फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन. नाउ लेट अस सपोज बेटा अब इस केस में फादर एंड सन दो वैल्यूज को, दो की एजेस को आपस में कंपेयर किया जा रहा है, फादर एंड सन. सबसे पहले 5 साल पहले इनकी एज को कंपेयर किया, बिफोर 5 years. 5 साल पहले का क्या कहा गया, दैट फादर वॉज 5 times द एज ऑफ सन. तो दैट मीन्स अगर सन की एज x होगी तो फादर की एज 5x होगी 5 साल पहले, राइट. ये है 5 साल पहले की एज. अब मुझे प्रेजेंट एज पे आना है, राइट. अब मुझे प्रेजेंट एज पे आना है तो इस कॉन्सेप्ट समझिए. 5 साल पहले लेट अस सपोज मेरी एज थी 20 years, तो मेरी प्रेजेंट एज क्या होगी, 5 साल पहले 20 years, present age must be 20 plus 5 that is 25 years, correct. तो that means बेटा फादर की एज अगर 5 साल पहले 5x है तो फादर की प्रेजेंट एज हो जाएगी 5x plus 5, सन की प्रेजेंट एज हो जाएगी x plus 5, राइट. नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है, एंड इट विल बी 3 times द एज ऑफ सन आफ्टर 2 years. नेक्स्ट कंपैरिजन 2 साल बाद का, आफ्टर 2 years. 2 साल बाद फादर की एज 5x plus 5 plus 2 which comes out to be 5x plus 7. सन की एज x plus 5 plus 2 that is x plus 7.
राइट। और ये भी कहा गया है साथ में कि 2 साल बाद फादर की जो एज है वो सन की एज से 3 टाइम्स होगी। तो दैट मीन्स की जो एज है दैट इज 5x + 7 वो सन की एज से 3 टाइम्स होगी। ये इक्वेशन बन जाएगी। अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 2x 21 - 7 is 14, so x again comes out to be 7, right? मुझे फाइंड करना है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। फादर एंड सन की प्रेजेंट एज की रेशियो, मतलब x की वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट होंगी। फादर की प्रेजेंट एज 5 × 7 35 + 5 40, सन की प्रेजेंट एज 7 + 5, so 40:12 comes out to be 10:3। तो दैट मीन्स बेटा क्या बन गया 10:3, दैट इज ऑप्शन ए। राइट एवरीबडी, यहां तक क्लियर है बेटा सभी को? चलिए बेटा इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो पढ़िए वर्कशीट से। देखिए 8 में आपको क्या कहा, अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी आर 7:9 respectively and their expenditures are in the ratio 9:7 respectively. What is the ratio of their savings? अब हमें जो है वो गिवन है ए और बी की जो है वो अर्निंग्स का जो रेशियो है वो है 7:9, उनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो है 9:7 और मुझे जो है वो बेटा उनकी सेविंग्स का रेशियो जो है वो फाइंड आउट करना है। अब एक चीज देखिए बेटा, हमें पता है कि जो सेविंग्स है फाइंड आउट करने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर। मतलब जितनी हमारी है उसमें से अगर हम अपना एक्सपेंडिचर माइनस कर दे दैट कम्स आउट टू बी सेविंग्स, राइट। अब अगर हम बात करें ए की सेविंग्स की बात करते हैं, सेविंग्स डन बाय ए की अर्निंग्स है 7x और ए का एक्सपेंडिचर है 9y। अब बेटा मोस्टली बच्चे यहाँ पे गलती वो क्या करते हैं, सेविंग का भी मल्टीपल x ले लेते हैं, एक्सपेंडिचर का भी मल्टीपल x ले लेते हैं। बट बच्चे इस केस में जो हम मल्टीपल है वो सेम नहीं ले सकते। द रीजन बीइंग अर्निंग कुड बी इन लैक्स एंड एक्सपेंडिचर कुड बी इन थाउजेंड्स। तो दो अलग अलग अगर पैरामीटर्स की बात हो रही है तो वेरिएबल भी दो अलग अलग जाएंगे। ए की सेविंग आ गई 7x - 9y। सिमिलरली बी की सेविंग्स की अगर हम बात करें तो वो आ जाएगी, बी की अर्निंग है 9x और बी का एक्सपेंडिचर है 7y, ये बी की जाएंगी। अब हमें इन दोनों की जो है वो सेविंग्स का रेशियो फाइंड आउट, दैट मीन्स 7x - 9y रेशियो 9x - 7y। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या मैं इसको फर्दर सॉल्व करके x एंड y की वैल्यूज फाइंड करके जो है वो रेशियोज पे पहुंच सकती हूँ, समथिंग लाइक 1:1 1:2? नहीं पहुंच सकते, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती बिकॉज दिस इज नॉट एन इक्वेशन, दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट। तो दैट मीन्स बेटा इस क्वेश्चन का आंसर, 8th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि ये क्वेश्चन जो है ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। राइट एवरीबडी, 8th क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? राइट तो चलिए बेटा इसके बेसिस पे आप लोग जो है वो जल्दी से 9th 10th एंड 11th ये तीनों क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। अगेन पॉज योर वीडियो एंड ट्राई दीज 3 क्वेश्चंस, 9th 10th एंड 11th। चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 9th क्वेश्चन में कहा गया है रेशियो ऑफ द वीकली इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 9:7 एंड एक्सपेंडिचर 4:3. If each saved ₹200 per week, then the sum of their weekly income is. तो that means 9th क्वेश्चन में हमें जो है वो इनकम की रेशियो गिवन है 9:7, एक्सपेंडिचर की रेशियो गिवन है 4:3, सेविंग्स गिवन है 200 पर वीक, दोनों करते हैं। तो देखिए ए की 9x - 4y, बी की सेविंग्स क्या बनेगी 7x - 3y
और दोनों की सेविंग्स हमें गिवन है, ईच सेव्ड ₹200, करेक्ट। अब बेटा हम यहां से, हमें पूछा क्या गया है, सम ऑफ देयर वीकली इनकम्स, तो दैट मीन्स हमें इनकम x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हम ले लेते हैं रेशो, कर जो है वो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेंगे। द रीजन बीइंग हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 7x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 4y इज y, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2x, y कम्स आउट टू बी 2x। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, दोनों की इनकम्स का सम, दैट मीन्स x की वैल्यू मुझे चाहिए। अब मैं क्या करूंगी, y की वैल्यू 2x को बेटा किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगी। मुझे गिवन है 9x माइनस 4y जो है वो 200 के इक्वल है। लेट अस सपोज यहाँ पे मैंने y की वैल्यू 2x सब्स्टिट्यूट कर दी, सो 9x माइनस 8x इज 200। तो बेटा यहाँ से मेरे पास जो x की वैल्यू है वो आ गई 200, x कम्स आउट टू बी 200। मुझे क्या फाइंड करना है, दोनों की इनकम्स का सम, तो दैट मीन्स a की इनकम 9x प्लस b की इनकम दैट इज 7x। तो मुझे यहाँ से फाइंड करना है 16x, x है 200, तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाए 3200, दैट ऑप्शन बी। 9th क्वेश्चन का आंसर मेरे पास बन जाएगा बेटा ऑप्शन बी। क्लियर एवरीबडी, 9th क्वेश्चन क्लियर हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में देखिए बेटा आपको क्या कहा, द सैलरीज ऑफ C are in the ratio 1:2:5 respectively. If the increment of 20%, 15% and 10% are allowed respectively in their salaries, then what will be the new respective ratio of their salaries? अब बेटा एक चीज बहुत ध्यान से देखिए इस वाले क्वेश्चंस में कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको गिवन क्या है, सैलरीज का रेशो 1:2:5, राइट। फाइंड आउट भी क्या करना है, इंक्रीमेंट के बाद वाली सैलरीज का रेशो। तो एक चीज हमेशा देखिए, जब सैलरीज मतलब किसी भी चीज का रेशो ही गिवन हो और उसी चीज का रेशो फाइंड आउट करना हो आफ्टर सम चेंजेस, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड हमारे पास क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग x, हम x की जगह पे कोई इंटीजर लेके अपने क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे हमें गिवन है a, b एंड c की सैलरीज का रेशो 2:5, मतलब मान लीजिए सैलरी मान लीजिए 2x, c की सैलरी मान लीजिए 5x, 1x, 2x एंड 5x। अब इंस्टेड ऑफ टेकिंग x, मैं x की जगह पे कोई इंटीजर लेके अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। अब x की जगह पे इंटीजर क्या लेना है वो टोटली आपकी विश है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन टेक x as 10, 100, 1000 एनीथिंग। लेट अस सपोज इफ आई टेक x as 100, सो a की सैलरी 100, b की सैलरी 200, c की सैलरी 500। अब देखिए a को इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है 20%। अब मुझे पता है अब जिसको भी इंक्रीमेंट मिलता है वो अपनी पुरानी सैलरी के अकॉर्डिंग मिलता है। अगर मैं कह रही हूँ a को इंक्रीमेंट मिला 20%, तो 20% किसका, 20% उसकी पुरानी सैलरी का, राइट। सो मींस 20% पुरानी सैलरी कितनी है 100, तो दैट मीन्स बेटा a की नई सैलरी कितनी हो जाएगी 120, राइट। सिमिलरली अगर हम b की बात करें, b को इंक्रीमेंट मिल रहा है 15% और b की पुरानी सैलरी क्या है 200, मीन्स 15% ऑफ 200, तो b की नई सैलरी हमारे पास क्या आ जाएगी 230। एंड सेम कॉन्सेप्ट विद c की सैलरी, c को इंक्रीमेंट मिल रहा है 10%, सो 10% ऑफ 500 कम्स आउट टू बी 50 रुपीज एंड c की नई सैलरी बन जाएगी 550। अब हम यहाँ से रेशो लेके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, विच इज 12:23:55। सो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 12:23:55, दैट इज ऑप्शन ए। चलिए अब 11th क्वेश्चन की तरफ बेटा हम मूव करते हैं। देखिए 11th क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है आपसे, 11th क्वेश्चन में कहा गया है 8400 जो है वो ए बी एंड सी में डिवाइड किए गए। किस तरह से, अगर हम ए के शेयर में से 100 डिडक्ट कर दें,
B के शेयर में से 200 डिडक्ट कर दें और C के शेयर में से 300 डिडक्ट कर दें तो A, B एंड C का जो रेशो है वो बच जाता है 6:4:3। मुझे A का ओरिजिनल शेयर फाइंड करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को इजी मेथड से हम कैसे कर सकते हैं। मुझे पता है बेटा टोटल अमाउंट है 8400, राइट। 8400 में से हमने कितना अमाउंट डिडक्ट कर दिया, 100, 200, 300, मतलब टोटल अमाउंट डिडक्ट हो गया 600। तो 8400 में से अगर 600 डिडक्ट हो गया तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा 7800, राइट। हमारे पास बचा 7800। अब ये 7800 A, B एंड C में किस रेशो में डिवाइड हुआ है, इन द रेशो 6:4:3। तो दैट मीन्स बेटा यहाँ से मैं A का शेयर बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। A का शेयर हमारे पास क्या हो जाएगा, 6/13, टोटल अमाउंट इज 7800। तो दैट मीन्स बेटा यहाँ से हमारे पास आ गया कि A का शेयर है 3600। बट क्वेश्चन में पूछा गया ओरिजिनल शेयर ऑफ A। तो एक चीज देखिए, A को 3600 कब मिलेगा, जब A के शेयर में से 100 रुपीज डिडक्ट हो जाएंगे, तब A को शेयर मिलेगा 3600, करेक्ट, राइट। लेकिन अगर A के शेयर में से 100 रुपीज डिडक्ट ना होते तो A का ओरिजिनल शेयर क्या होता, A का ओरिजिनल शेयर होता 3700। तो दैट मीन्स हमारे 11th क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, 11th क्वेश्चन का आंसर बेटा हमारे पास बन गया ऑप्शन बी 3700, राइट। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 12 जो रेशियोज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप। चलिए 12th क्वेश्चन पढ़िए बेटा। देखिए 12th क्वेश्चन में आप लोगों को क्या कहा गया है, 12th क्वेश्चन में आप लोगों को कहा गया है दैट इन अ बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, 50 पैसे एंड 100 पैसे in the ratio 8:2:1. If there is 20 rupees in all, how many 50 पैसा coins are there? Now हमें given है कि जो coins है बैग में 25 पैसे के हैं, 50 पैसे के हैं एंड 100 पैसे के हैं और वो किस रेशो में है, 8:2:1। और इन कॉइन्स से जो टोटल अमाउंट बन रही है वो बन रही है 20 रुपीज। मुझे 50 पैसे के कॉइन फाइंड करने हैं कि 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं। अब एक चीज देखिए, ये है नंबर ऑफ कॉइन्स, ये है अमाउंट, तो इससे हम इक्वेशन नहीं बना सकते। तो हमें बेसिकली करना क्या है बच्चे, नंबर ऑफ कॉइन्स को अमाउंट रुपीज में कन्वर्ट करना है। वो हम कैसे करेंगे, जब हम नंबर ऑफ कॉइन्स को उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स है 8x और मुझे पता है 25 पैसे की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज क्या होती है, 25 पैसे की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज होती है 1/4। सो 8x इंटू 1/4 ये कन्वर्ट हो गया अमाउंट में। सिमिलरली 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स 2x, 50 पैसे की वैल्यू 1/2, 100 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स 1x, 100 पैसे की वैल्यू 1। अब ये सारे के सारे अमाउंट में कन्वर्ट हो गए, सो इसको हम 20 के इक्वल लिख सकते हैं। अब यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस x प्लस x कम्स आउट टू बी 20, 4x की वैल्यू आ गई 20, x की वैल्यू आ गई 5। अब मुझे फाइंड क्या करना है, 50 पैसे के कितने कॉइन्स थे, दैट मीन्स मुझे 2x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 2 इंटू 5 10 कॉइन्स, 50 पैसे के कॉइन्स थे 10। तो दैट मीन्स बेटा हमारे 12th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 10, राइट एवरीबडी। आई होप बेटा फर्स्ट 12 क्वेश्चंस रेशियोज के आप सभी को क्लियर है, करेक्ट। अब इसी के साथ बेटा जो है वो हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बेटा एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है जिसको हम अपने नॉर्मल जो है वो रूटीन लाइफ से अगर कंपेयर करके करेंगे तो हमें बहुत इजीली जो है ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए बेसिकली पार्टनरशिप का जो है वो नॉर्मली लेमन लैंग्वेज में मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप मीन्स साझेदारी। जब भी दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं दैट इज पार्टनरशिप। अब बेटा एक चीज देखिए, अगर दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो दैट मीन्स उस बिजनेस से उन्हें जो प्रॉफिट आएगा बेटा वो भी तो डिवाइड होगा, राइट। उस बिजनेस से उन्हें जो प्रॉफिट आएगा वो भी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा। बट क्या पार्टनर्स के बीच में हमेशा इक्वल प्रॉफिट डिवाइड होता है? नहीं।
हो सकता है इक्वल प्रॉफिट डिवाइड हो, बट जरूरी नहीं है कि इक्वल प्रॉफिट ही डिवाइड होगा, राइट? अब डिपेंड किसके पे करता है कि किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा? डिपेंड करता है दो चीजों पे। पहली चीज कि किस पार्टनर ने कितना इन्वेस्ट किया, दूसरी चीज किस पार्टनर ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। इन दोनों चीजों पे पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है। अब एक बेसिक फॉर्मूला जो थ्रू आउट पार्टनरशिप हम यूज करेंगे, वो फॉर्मूला बेटा हमारे पास क्या है? वो है टोटल कैपिटल, जो किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टोटल कैपिटल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, राइट? अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। मान लीजिए मैं दो लोगों की बात कर रही हूँ, ए एंड बी, जिन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। ए पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा है 10,000 एंड बी पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा है 5,000। ए ने इन्वेस्ट किया फॉर 8 months, तो दैट मीन्स ए की कैपिटल हो गई 80,000। बी ने इन्वेस्ट किया फॉर द होल ईयर, दैट मीन्स फॉर 12 months, तो बी की कैपिटल हो गई 60,000। अब जो बेटा हमारे पास कैपिटल आई है, हम उसका रेशो ले लेंगे। जब 80,000 एंड 60,000 का हम रेशो लेंगे तो हमारे पास बेटा यहाँ से रेशो बन जाएगा 4:3, जिससे मुझे क्या पता लगा कि ए एंड बी ने 1 year में किस रेशो में इन्वेस्ट किया है? 4:3 की रेशो में इन्वेस्ट किया है, राइट? अगर उन्होंने 4:3 की रेशो में बेटा इन्वेस्ट किया है तो दैट मीन्स उन्हें जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी इसी रेशो में मिलेगा। तो मैं यहाँ से ये क्या कह सकती हूँ? यहाँ से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकती हूँ दैट द रेशो ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। नाउ लेट अस सपोज मुझे गिवन है कि इनके बिजनेस को जो है वो टोटल प्रॉफिट हुआ 1,40,000 का। इनके बिजनेस को टोटल प्रॉफिट हुआ 1,40,000 का। तो ऑब्वियसली बेटा मैं ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा एंड बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा फाइंड आउट कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं ए की बात करूँ तो ए का प्रॉफिट 4/7 ऑफ 1,40,000, दैट कम्स आउट टू बी 80,000। सिमिलरली बी का प्रॉफिट भी आ जाएगा, राइट एवरीबडी? तो बेटा ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास पार्टनरशिप का, राइट? आई होप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दिस इज एन ईजी कॉन्सेप्ट, राइट? तो जल्दी से बेटा आप लोग जो है वो अपनी वर्कशीट के 13 से लेके 17 तक जो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं 13 to 17 वो पार्टनरशिप के बेसिस पे ही हैं। जल्दी से इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, राइट? पॉज योर वीडियो एंड ट्राई दीज क्वेश्चंस। चलिए बेटा हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के साथ जो है वो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 13th क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ए बी एंड सी पार्टनरशिप में एंटर हुए। ए ने इन्वेस्ट किया 800 फॉर 4 months, बी ने इन्वेस्ट किया 1200 फॉर 8 months, सी ने इन्वेस्ट किया 1400 फॉर 10 months। अब बेटा यहां से हम A is to B is to C की कैपिटल का दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो वो जब हमने फाइंड आउट किया द रेशियो कम्स आउट टू बी 8:24:35। अब यहां से जो है वो बेटा हमें किसका शेयर फाइंड करना था? ए का शेयर फाइंड करना था और प्रॉफिट हमें गिवन है 1340, तो ए का शेयर फाइंड आउट हो जाएगा। ए का शेयर हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 divided by 8 plus 24 32, 32 plus 35 67 and total amount is 1340। तो that means बेटा A को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 160 rupees। So 13th question का आंसर comes out to be option A, right? I hope clear? Moving towards question number 14th, again an easy question। 14th question में देखिए बेटा आपको क्या कहा गया है? 3 men A, B and C together invested 4,700। तीनों का combined investment given है। A invested 700 more than B, B invested 500 more than C। What is A's share in the yearly profit of ₹423? अब यहाँ पर बेटा ध्यान से देखिए, A का प्रॉफिट B पे डिपेंड कर रहा है, B का प्रॉफिट C पे डिपेंड कर रहा है।
दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट, ए की इन्वेस्टमेंट बी पे डिपेंड कर रही है, बी की इन्वेस्टमेंट सी पे डिपेंड कर रही है, बट सी की इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो मैं इस क्वेश्चन को जो है वो स्टार्ट करूंगी सी की इन्वेस्टमेंट के साथ। लेट अस सपोज सी की इन्वेस्टमेंट में मान लेती हूँ एक्स। अगर सी की इन्वेस्टमेंट एक्स है तो बी इन्वेस्टेड 500 मोर देन सी, तो बी की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी एक्स प्लस 500। सिमिलरली ए इन्वेस्टेड 700 मोर देन बी से भी 700 ज्यादा, विच मीन्स x प्लस 500 प्लस 700, दैट कम्स आउट टू बी x प्लस 1200, राइट। और इन तीनों की टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें गिवन है 4700, तो दैट मीन्स इन तीनों का सम 4700 के इक्वल हो जाएगा। तो वहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 1700 इज इक्वल्स टू 4700, 3x कम्स आउट टू बी 3000, x comes out to be 1000, x की वैल्यू आ गई 1000। तो यहां से देखिए a का इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी हो जाएगी, x प्लस 1200, 1000 प्लस 1200 2200, b की 1500 एंड c की 1000। तो अब जब हम यहां से रेशियो लेंगे इट कम्स आउट टू बी 22, 15 एंड 10, राइट। अब यहां से हमें फाइंड क्या करना है, ए का अगेन शेयर फाइंड करना है। टोटल प्रॉफिट गिवन है 423, तो ए का शेयर बेटा फाइंड आउट हो जाएगा अगेन यहां से 22 डिवाइडेड बाय 47 इंटू 423 विच कम्स आउट टू बी 198 रुपीज। तो दैट मीन्स बेटा 14th क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या बन गया, ऑप्शन डी। क्लियर एवरीवन 13 एंड 14, राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बेटा 15th क्वेश्चन में जो है वो आपको क्या कहा गया है, दैट ए बी एंड सी इन्वेस्टेड 10,000 ईच। आफ्टर 4 months ए विदड्रॉ हाफ ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट एंड बी इन्वेस्ट 5,000 मोर। सी कंटिन्यूज टू इन्वेस्ट द सेम। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग आफ्टर अ ईयर। आफ्टर अ ईयर, एक साल बाद इनका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो फाइंड करना है। अब देखिए तीनों पे हम साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। मुझे गिवन है ए बी एंड सी, तीनों ने इनिशियली 10,000 इन्वेस्ट किया, तीनों ने इनिशियली इन्वेस्ट किया 10,000। आफ्टर 4 months ए विदड्रॉ हाफ ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। 4 months के बाद ए ने अपनी इन्वेस्टमेंट हाफ कर दी, मतलब 10,000 से कितनी कर दी, 5,000। एंड ऑब्वियसली हम ईयर की बात कर रहे हैं। 4 months उसने 10,000 इन्वेस्ट किया, तो 5,000 वो 8 months इन्वेस्ट करेगा। एट द सेम टाइम बी इन्वेस्ट 5,000 मोर, यानी कि 4 months तक बी ने तो 10,000 इन्वेस्ट किया, बट 4 months बाद बी ने अपनी इन्वेस्टमेंट 5,000 से इंक्रीज कर दी। 5,000 से इंक्रीज करने का मतलब उसने अपनी इन्वेस्टमेंट 15,000 कर दी। एंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 8 months। सी कंटिन्यूज टू इन्वेस्ट द सेम, सी ने अपनी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं लाया। सो 10,000 इंटू 12, इसको सॉल्व करके जो रेशो आएगी वही प्रॉफिट शेयरिंग की रेशो होगी। 40 प्लस 40 80,000, 40 प्लस 1,20,000 दैट इज 1,60,000 एंड सी इज 1,20,000। सो रेशो कम्स आउट टू बी 2:4:3। So that means beta 15th question का आंसर must be C, right? 16th and 17th question, बेटा ये वाले जो क्वेश्चन है ये थोड़े से जो है वो क्वेश्चन जो है वो हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट से जो थे वो डिफरेंट थे। देखिए किस तरह से 16th क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है। 16th क्वेश्चन में कहा गया है A invested ₹4,500 in a business, B joined him after few months with an investment of ₹3,000. At the end of the year, they share the profit in the ratio 3:1. We need to find out for how much time did B invest. So, A का जो investment है वो हमें given है 4,500 and A invested for the whole year. So that means 4,500 into 12. B की investment है 3,000, but B का investment time हमें given नहीं है, so we'll assume it as X. Investment into time becomes capital, and the ratio of the capital is equal to the ratio of the profit sharing, which is 3:1. So that must be equals to 3:1.
So by solving this equation, we'll get the value of x. That comes out to be 6 months. So that means beta G, B invested for 6 months. Right? Now the last question for partnership, that is question number 17th, which is almost similar to question number 16th. Rahul and Bharti are partners in a business. Rahul contributes 1/4 of the capital. See, if Rahul contributes 1/4 of the capital and there are only two partners, Rahul and Bharti, then Bharti must have invested 3/4 of the capital, right? Rahul invested for 15 months and Bharti receives 2/3 of the profit. We need to know for how much time Bharti invested. Let us say Bharti invested for X months. Again, investment into time is capital. Capital's ratio is profit sharing ratio. And we know that Bharti receives 2/3 of the profit. If Bharti receives 2/3 of the profit, then Rahul must have received 1/3 of the profit. So from here we can find out the value of X, which comes out to be 10 months. So that means Bharti has invested for 10 months. That is option B. Right everybody? I hope बेटा यहाँ तक जो है वो आपका पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. Everyone? So now next, moving towards the very last concept for today, that is proportion. We are moving towards proportion. Alright, proportion, as clear from the name, we have used it multiple times during our day-to-day life. Proportion का मतलब क्या होता है? Proportion means अगर मैं कहती हूँ मुझे किसी चीज़ को proportion में divide करना है, so proportion means मुझे किसी चीज़ को equal ratio में divide करना है, right? बेटा जी, if I say that there are two ratios that are given, that is A is to B and C is to D. When it becomes proportion, when two ratios are equal. So that means A by B equals to C by D is proportion. Now, the second one is continued proportion. As clear from the name. If I say A, B and C are in continued proportion, so its equation is like A by B is equal to B by C. Continued, B, right? So this is continued proportion. And I hope you all have known the concept of GP series. GP series, geometric progression. Geometric progression बेटा कौन सी सीरीज होती है जिसमें कॉमन रेशियो होता है? फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16. 2 by 4, 1 by 2. 4 by 8, 1 by 2. 8 by 16, also 1 by 2. So इसमें कॉमन रेशियो है. वही कॉमन रेशियो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में भी है. सो दैट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इज द अनदर फॉर्म ऑफ जीपी सीरीज. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जीपी सीरीज की ही दूसरी फॉर्म है. ठीक जी, राइट? तो चलिए बेटा इसी के साथ जो है वो हम अपना कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं. इसमें प्रोपोर्शन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बेसिस पे 3 तरह के क्वेश्चंस हैं जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं. फर्स्ट वन इज टू फाइंड आउट the third proportion, second one is to find out the mean proportion and third one is to find out the fourth proportion. ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं. हम टर्न बाय टर्न इन तीनों की एक एक एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करेंगे. स्टार्टिंग विद द थर्ड proportion. Now let's take an example. Let it be 4, 16 and dash. In this case I need to find out the third proportion. And it is very much clear, if I need to find out the third proportion, then we should apply continued proportion in order to get the answer. The reason being A by B is equals to B by C. Using proportion, we cannot have our fourth value. So, continued proportion अगर हम apply करेंगे, so A by B is equals to B by C. तो बेटा यहाँ से देखिए आपके पास जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64. सो द आंसर टू द थर्ड प्रोपोर्शन इज 64.
by applying continued proportion. But as I have told you that continuous proportion is the another form of GP series and GP series means common ratio. तो देखिए उसको कॉन्सेप्ट को भी हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. 4 से 16 कैसे बना? 4 into 4 16. तो यही सेम चीज into 4 16 into 4 64 because common ratio है. Right? Next one is mean proportion. Now let's take an example 5-80. Mean proportion, mean means average, average means middle term. So in mean proportion we always need to find out the middle term. Again we are given with the 3 values, that means we are going to apply continued proportion only. That comes out to be A by B is equal to B by C. Cross multiplying x square is 400, so x comes out to be 20. So that means mean proportion is 20. Right? The next one and the last one is fourth proportion. In case of fourth proportion, let's take an example 4, 20, 100 and we need to find out the fourth value. So in case of applying fourth proportion, we can apply proportion as well as continued proportion, but for continued proportion we need to check that whether the series is in GP series or not. अब इस केस में देखिए मैं चेक करूंगी अगर सीरीज GP सीरीज में है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, अगर सीरीज GP सीरीज में नहीं है तो मुझे प्रपोर्शन अप्लाई करना पड़ेगा. सो देखिए 4 से 20 कैसे बना? 4 into 5 20, 20 से 100, 20 into 5 100. तो दैट मीन्स कॉमन रेशियो है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 100 into 5 500. राइट? इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं 4, 20, 80. नेक्स्ट टर्म जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है. अब इस केस में जब मैं चेक करूंगी बेटा तो ये सीरीज GP सीरीज नहीं है बिकॉज 4 into 5 80, 20 into 4 80. दिस सीरीज इज नॉट GP सीरीज. सो दैट मीन्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं अप्लाई होगा. क्या अप्लाई करेंगे? प्रपोर्शन, विच मीन्स A by B is equal to C by D. So that comes out to be 400. Right? The next one is types of proportion. Next बेटा हम डिस्कस करेंगे types of proportion. Types of proportion में बेटा basically we have 2 types of proportion. First is direct proportion and second is indirect proportion. Direct and indirect proportion. In case of direct proportion, it is always given that x is direct proportional to y. What does that mean that x is direct proportional to y? That means if x increases then y also increases. But if x decreases then y also decreases. x के बढ़ने से y बढ़ता है, x के कम होने से y कम होता है. करेक्ट? अब इस केस में द मेजर क्वेश्चन इज इफ आई से x जो है वो 20% से इंक्रीज हुआ तो मुझे बताइए क्या y जो है वो भी सेम परसेंट से इंक्रीज होगा? यस, बिकॉज इट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन. तो एक चीज बेटा हमेशा याद रखिए, डायरेक्ट प्रपोर्शन के केस में जो परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज है वो हमेशा सेम रहता है. अगर मैं कह रही हूँ x 20% से इंक्रीज हुआ तो बेटा जरूरी है y भी 20% से ही इंक्रीज होगा. परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज हमेशा सेम रहता है. नाउ नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स इनडायरेक्ट प्रपोर्शन. In indirect proportion, it is given that x is inverse proportion to y. Inverse proportion to y means if x increases, y decreases. But if x decreases, y increases because indirectly ये एक दूसरे से related है. Again the same question बेटा, if I say x जो है वो 20% से increase हुआ तो क्या ज़रूरी है y 20% से decrease होगा? No, not in that case. The reason being this is indirect proportion. तो एक चीज बेटा आपको याद रखनी है कि डायरेक्ट प्रपोर्शन के केस में परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज सेम रहता है, बट इनडायरेक्ट प्रपोर्शन के केस में परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज जो है वो कभी भी सेम नहीं होता. तो अब इस केस में हम जैसे लेट अस सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्पीड एंड टाइम. If I say
that I increases the speed of my car by 20%, what would be the change in the time? Obviously time decrease हो जाएगा, but किस परसेंटेज से डिक्रीज होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है. वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि अगर x जो है वो r परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली y बेटा 100 इंटू r डिवाइडेड बाय 100 प्लस r परसेंटेज से डिक्रीज होगा. सिमिलरली अगर x r परसेंटेज से डिक्रीज हो रहा है तो y जो है वो 100 इंटू r डिवाइडेड बाय 100 माइनस r परसेंटेज से इंक्रीज होगा. और ये जो फॉर्मूला है ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में ही यूज होते हैं, बिकॉज डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में जो परसेंटेजेस है वो सेम रहती हैं. राइट, आई होप बेटा प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सभी को. ठीक, इसके बेसिस पे लास्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम योर वर्कशीट 18, 19 एंड 20 जल्दी से ट्राई कीजिए. पॉज करके वीडियो ट्राई कीजिए. चलिए बेटा 18, 19 एंड 20 क्वेश्चन देखते हैं. 18th एंड 19th क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था. 18th क्वेश्चन में कहा गया है इफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 30% फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया. तो सबसे पहले हम देखेंगे लेंथ और एरिया आपस में डायरेक्ट रिलेशन में है या इनडायरेक्ट रिलेशन में. एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. अब बेटा जी मुझे पता है कि अगर रेक्टेंगल की लेंथ इंक्रीज हो रही है तो उसका एरिया भी इंक्रीज होगा, तो दैट मीन्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो गए. और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में हमें पता है परसेंटेज जो है वो सेम रहती है. तो दैट मीन्स अगर लेंथ 30% से इंक्रीज हो रही है तो एरिया भी 30% से ही इंक्रीज होगा. तो दैट मीन्स बेटा इस केस में 18th क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया? 18th क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन सी. राइट. 19th, if the mileage of a car gets reduced by 20%, then find the corresponding percentage change in the fuel expense. अब क्वेश्चन में बेटा 19th क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर जो माइलेज है वो रिड्यूस हो रही है 20% से तो मुझे फाइंड करना है फ्यूल एक्सपेंस में कितना इंक्रीज होगा. अब बेटा जी इस केस में एक चीज देखिए, सबसे पहले माइलेज एंड फ्यूल एक्सपेंस का आपस में रिलेशन देखेंगे कि वो रिलेशन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है. राइट, माइलेज मींस एवरेज, फ्यूल एक्सपेंस मींस पेट्रोल और डीजल एक्सपेंस. अगर हमारे कार की एवरेज कम हो गई है तो फ्यूल एक्सपेंस, पेट्रोल और डीजल एक्सपेंस क्या होगा? वो इंक्रीज होगा. ठीक, तो दैट मीन्स ये रिलेशन हो गया इनवर्स रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन. तो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे. माइलेज 20% से इंक्रीज हो रही है, फाइंड करना है फ्यूल एक्सपेंस कितने परसेंट से बढ़ेगा. फॉर्मूला हमारे पास जाएगा 100 इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 माइनस आर. So that comes out to be 100 into 20 divided by 80. 100 by 4 is 25%. तो that means अगर माइलेज 20% से इंक्रीज होगी तो फ्यूल एक्सपेंस 25% से बढ़ेगा. करेक्ट? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द वेरी लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20th, जो थोड़ा सा डिफरेंट था, चैलेंजिंग क्वेश्चन था. द कॉस्ट ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट. अ डायमंड हुज वेट इज 5 कैरेट कॉस्ट 10 lakh. If a diamond is cut into 2 pieces of weight 2 carat and 3 carat, then find the percentage loss in the value of diamond. अब देखिए मुझे इस केस में कहा गया है कि एक डायमंड है, सबसे पहले जो कॉस्ट है वो किसके डायरेक्ट है? स्क्वायर ऑफ द वेट. अब जब डायमंड का वेट है वो बेटा 5 कैरेट था तो उसकी कॉस्ट थी 10 लाख. जब उस डायमंड को 2 पीसेस में कट कर दिया गया 2 कैरेट एंड 3 कैरेट, तो मुझे फाइंड करना है कि मुझे कितना परसेंटेज लॉस होगा. राइट, अब एक चीज देखिए, परसेंटेज लॉस का आई गेस बेटा आप सभी को फॉर्मूला पता होगा. परसेंटेज लॉस जो है वो हमें फाइंड करना है कॉस्ट में, वैल्यू में. उसका फॉर्मूला होगा लॉस इन वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100. बट अगर मुझे लॉस इन वैल्यू फाइंड करना है तो मुझे 5 कैरेट डायमंड का
वैल्यू तो पता है, बट जब वो डायमंड 2 कैरेट एंड 3 कैरेट में डिवाइड कर दिया गया तब उस टाइम पे मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता, राइट? तो दैट मीन्स अगर मुझे लॉस इन वैल्यू फाइंड करना है तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि जब डायमंड को 2 कैरेट में डिवाइड किया गया उसकी वैल्यू क्या है, और जब 3 कैरेट में डिवाइड किया गया तो उसकी वैल्यू क्या है। उसके बेसिस पे सॉल्व होगा। अब वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, पहले मैं 2 कैरेट का वैल्यू निकालूं, फिर 3 कैरेट का वैल्यू निकालूं, फिर फॉर्मूला लगा के सॉल्व करूं। दूसरा मेथड क्या है, प्रोपोर्शन के थ्रू। मुझे पता है डायमंड की वैल्यू यानी कि कॉस्ट है वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, वेट स्क्वायर के। मतलब जितना प्रॉफिट कॉस्ट में उतना प्रॉफिट वेट स्क्वायर में, जितना लॉस कॉस्ट में उतना लॉस वेट स्क्वायर में। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट परसेंटेज लॉस इन कॉस्ट, कैन आई फाइंड आउट परसेंटेज लॉस इन वेट स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा, लॉस इन वेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय initial weight square multiplied by 100, right? Loss in weight square, पहले डायमंड का वेट था 5 कैरेट 5 स्क्वायर, फिर डायमंड का वेट हो गया 2 कैरेट एंड 3 कैरेट, तो दैट मीन्स 2 कैरेट एंड 3 कैरेट। इनिशियल वेट स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 100, इसको सॉल्व करके विल गेट 25, 4 and 9 13, 25 into 100. So 12 by 25 into 100. Answer comes out to be 48%. So that means बेटा इसका जो loss है वो कितना हो गया, 48%. Clear everybody? So this is all about ratios, partnership and proportion. Right? In the next class we are going to cover averages and weighted average. All right, thank you so much.